नमस्कार दर्शक मित्रों। आज का कार्यक्रम 10:30 बजे आपको जैसा कि मालूम है कि नेट सेट एग्जाम को लेकर के कार्यक्रम आता है और आज हमारे बीच में विशिष्ट विद्वान नेट सेट की जिस प्रक्रिया को इन्होंने संचालित किया है, कई सालों से लगातार वर्षों से नेट सेट को देखते आए हैं, बड़ा नाम है महाराष्ट्र में प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी का। हम नेट सेट के वक्तव्य के लिए उन्हें हिंदी विषय के लिए उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर, और हमारे साथ वह लाइव जुड़ चुके हैं और आप लोग उनसे भी प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। और आप जी जी। नेट सेट की प्रक्रिया में विद्यार्थी काफी जूझते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको आप मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी की मेहनत से कल से हम लगातार मिल रहे हैं और मित्रों सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी मेहनत और उनका परिश्रम जो है उसका फल हम सबको मिल रहा है। और उन्होंने जैसे ही नया विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज चैनल शुरू किया तो धमाका लगा दिया कि युवाओं के लिए सबसे पहले उपक्रम उनका कि नेट और सेट जैसी परीक्षाएं जो है किस तरह से उसका स्वरूप है, क्या उसका औचित्य है, कैसे उसका अध्ययन करना चाहिए, कैसे नेट सेट पास होने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, ये सारा उनको लगा कि भाई नई पीढ़ी के लिए एक ऊर्जावान इस तरह का कोई उपक्रम होना चाहिए। और ये पहला मैं समझता हूं कि बहुत विजनफुल उपक्रम इसे मैं मानता हूं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी का। इसलिए मैंने कल भी अभिनंदन किया और आज इस दूसरे भाग में मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और यही वो व्यक्तित्व है कि जिन्होंने भारत के बाहर भी रामायण के बहाने हमें विदेशों की कई यात्राएं कराई और इस चैनल को ही विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज चैनल जो नाम दिया, मैं समझता हूं कि बहुत सार्थक है। और इस पर मुझे उनको अभिनंदन करना और उनको बधाई देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। और फिर अपने विषय पर आता हूं। मित्रों, कल हमने नेट और सेट परीक्षा के औचित्य के संदर्भ में बात की और ये भी बात की कि कौन छात्र इसमें आ सकते हैं और इस परीक्षा के लिए बैठने के लिए कौन सी योग्यता है, क्या उसकी काबिलियत होनी चाहिए, इस पर कल हमने प्रकाश डाला। और आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हुए कि ये वो परीक्षाएं हैं कि जिन परीक्षाओं को पास होने के उपरांत आप सहायक प्राध्यापक अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वरिष्ठ महाविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय में अगर सहायक प्राध्यापक के पद अगर भरे जाने हैं तो उसके लिए पहली शर्त है कि आप या तो नेट परीक्षा पास हो या सेट परीक्षा पास हुए हो और तब जाकर के आपको यह अवसर मिलता है। मित्रों, इस परीक्षा को जो छात्र बैठेंगे, जो अपीयर होंगे, उनकी पहली योग्यता कि वो स्नातकोत्तर उपाधि हासिल किए हुए हो अर्थात एमए की उपाधि हासिल होनी चाहिए अथवा एमएससी एमकॉम की उपाधि जिस किसी विषय में उनको नेट होना है तो संबंधित विषय की अगर स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास है अर्थात पीजी अगर आप है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने पूरा किया है तो वो आप इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। और केवल पीजी करना ही जो है औचित्यपूर्ण नहीं है, तो उसमें 55% अंक आपको चाहिए। मिनिमम 55% अंक अगर आप पाते हैं तो आप इस परीक्षा में बैठते हैं। आरक्षण से जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए 5% की रियायत है अर्थात 50% होने पर वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात कि ये परीक्षा पास होने के लिए जिस तरह की मेहनत है, जिस तरह की लगन है, जिस तरह की प्रक्रिया से आपको गुजरना है, तो ये सब आपको देखना होगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप संबंधित विषय के जो ज्ञाता है, अगर आप में काबिलियत है इस परीक्षा को पास होने की तो
आप इसे पास होने के तुरंत बाद जो है, अगर आप विज्ञापन निकलता है और आप अप्लाई करते हैं और आप का चयन होता है, तो बहुत अच्छा अवसर ये कि वरिष्ठ महाविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय में ये ऐसी परीक्षा पास होने के उपरांत आप तुरंत जो है नियुक्त होते हैं। तो मैं समझता हूं कि करियर का ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले जो रिहर्सल करनी होती है, जो जो रियाज करना होता है, जो परिश्रम और जिस तरह का पाठ्यक्रम आपको पूरा करना होता है, मैं समझता हूं कि उस पर बात होना बहुत जरूरी है। असल में ये प्रक्रिया, ये नेट और सेट जैसी परीक्षाएं जो होती है, इस परीक्षा के लिए औपचारिक फॉर्म अगर आप भरते हैं और फिर 6 महीने आपके हाथ में है या 4 महीने आपके हाथ में है या 1 साल आपके हाथ में है, अगर आप समय देने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण होना एक आसान सा हो जाता है। असल में युवाओं को प्रतियोगिताओं में दौड़ने की आदत होनी चाहिए, प्रतियोगिताओं से नहीं, अर्थात छात्र स्पर्धा में दौड़े, स्पर्धा से नहीं। अगर इस अनुपात में हम नेट सेट जैसी परीक्षाओं को भी देखते हैं, तो नए पीढ़ी के युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत देने के लिए तैयार है, परिश्रम करने के लिए तैयार है, समय देने के लिए तैयार है, आपका डिवोटेशन है, तो आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने लिए अपने विषय में आपने अगर पीजी किया है, तो उसी विषय में जिस तरह के पाठ्यक्रम को आपने पूरा किया, उसका पुनरावलोकन करना, उसके भीतर जो मानक संदर्भ ग्रंथ है उनको देखना और आपके मूल विषय के पाठ्यक्रम को समझ लेना, ये मित्रों बहुत जरूरी होता है। असल में ये परीक्षा इन दिनों में बहुत साधारण मेहनत और परिश्रम की जो है मांग कर रही है। बहुत पहले जब ये शुरू हो गई थी 90 के दशक में, बाद में, तब उस समय में इसको पास होने के लिए बहुत व्यापक पाठ्यक्रम था और पूरे 3 पर्चे थे। पहला पेपर तो सामान्य ज्ञान का था, दूसरा संबंधित विषय का, लेकिन इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, और उसके बाद तीसरा जो पेपर आप पढ़ते थे, तीसरा पेपर वर्णनात्मक उत्तर इसमें लिखे जाते थे और इसमें आपकी भाषिक क्षमता का जो है परीक्षण किया जाता था। भाषिक क्षमता के अलावा आप में जो है जिस तरह का ज्ञान अपेक्षित है, क्या सही सही और सटीक उत्तर आप दे पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के छात्रों से अगर हम पूछते हैं कि छायावादी कविता की विशेषताएं दे दीजिए, तो छात्र सप्लीमेंट्री लगा लगा करके उत्तर लिख सकता है। लेकिन अगर वही बात अगर 300 शब्दों में उत्तर देना है, तो चुनिंदा शब्दों का चयन करने की क्षमता आप में विकसित होनी चाहिए। शुरू में यही होता था कि कभी ये पूछा जाता था कि 30 शब्द में उत्तर लिखिए, तो कभी 300 शब्दों में उत्तर लिखिए, और फिर जो बड़ा प्रश्न था, विस्तृत प्रश्न था, निबंधवत प्रश्न था, तो 800 शब्दों तक या 1000 शब्दों तक सीमा दी जाती थी उत्तर लिखने। फिर छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता यहाँ देखी जाती थी, छात्रों का विषय ज्ञान देखा जाता था, छात्रों की भाषिक क्षमता यहाँ देखी जाती थी, और इन सबको देखने के बाद तीसरा जो निर्णायक सिद्ध होता था। छात्रों को इसमें अगर काबिल मानना है, पास कराना है, तो ये जो था तीसरा, वो निर्णायक साबित हुआ, जिसमें विषय ज्ञान था, जिसमें व्यक्ति कौशल था, जिसमें मार्मिक और चुनिंदा शब्दों के प्रयोग का चयन करना आता है, ये देखा जाता था, और अभिव्यक्ति शैली जो है, ये सारी चीजें कुछ तकनीकी बाधा हो रही है, अभी जुड़ जाएंगे सर। तकनीकी बाधा से अभी थोड़ा सा सर
नेट का मतलब इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी जुड़ जाएंगे सर और नेट सेट के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। तो नेट सेट परीक्षा एक दृष्टिकोण है, एक दृष्टि बना करके चलना है और उस पर लगातार निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जब आपकी निरंतरता बनी रहेगी तो निश्चित रूप से सफलता कदमों चूमेगी। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये होता है, क्या नेट सेट आप पास करना चाहते हैं? डू यू वांट? आपको चाहिए क्या? जब हम चाहते ही नहीं हमको नेट सेट पास होना है, हमको बताना है लोगों से कि हम नेट सेट पास हो गए, तब तो आप कभी नहीं पास होंगे। जिस दिन आपने दिल में ठान लिया कि हमको पास होना है, तो कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है जो आपको पास होने से रोके। परीक्षा कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। असंभव नाम की चीज व्यक्ति के डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम मतलब मेहनत की जो निरंतरता है, ऐसा नहीं कि आज छायावाद पढ़ लिया, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। या हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल सुंदर छा, एक पुरुष भींगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो से जड़ या चेतन। किस की रचना है? शायद अभी अर्जुन चौहान जी जुड़ गए हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। आइए सर। जी जी जी, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम संभाल लेते हैं तब तक। जी 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 जी। तो चलिए, हम ये बात कर रहे थे कि नेट और सेट परीक्षाएं पास होने के लिए जिस तरह के तकनीक का, तंत्र का प्रयोग करना चाहिए, वो तंत्र हमें अवगत हो। और नई पीढ़ी के छात्रों के लिए मैं कुछ तकनीकी चीजें बता देता हूं कि सबसे पहले जिस परीक्षा में आप बैठे हैं, क्या आपके पास उसका सिलेबस है पूरा? तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम से परिचित हो जाएं। अगर आप पाठ्यक्रम जानते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका रास्ता, आगे का रास्ता आसान हो रहा है। पाठ्यक्रम देखने के बाद आपको लगेगा कि कितनी इकाइयों का अध्ययन करना है। फिर पाठ्यक्रम के बाद का अगला जो तैयारी का जो भाग है, सबसे पहले आपको संदर्भों के तलाश में निकलना चाहिए। और संदर्भों की तलाश में मतलब संदर्भ ग्रंथ चाहिए, अच्छे रेफरेंस बुक जिसके पास होते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो रेफर करता है, उसके पास होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। और इसलिए अपने विषय के मानक और स्तरीय मैं समझता हूं कि ग्रंथ जो है, अगर वो खरीद पाता है, या खरीदना संभव नहीं है तो ग्रंथालय पे निर्भर रहता है, ग्रंथालय से वो जो है प्राप्त करता है, तो मैं समझता हूं कि उसका आगे का तरीका जो है आसान होता है। उत्तीर्ण होने की तरफ वो एक एक पायदान आगे बढ़ता है। फिर पाठ्यक्रम आपके पास आ गया, आपके पास संदर्भ ग्रंथ आ गए, और इसके बाद फिर आपको जो है लगातार अध्ययन में जुट जाना है। अध्ययन की ये प्रक्रिया जो है, मैं समझता हूं कि वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन भी ऐसा ना हो कि जिसमें आपने गैप डाला हो। अगर आप निरंतर है, कंटिन्यू है और लगातार पढ़ते जा रहे हैं, तो आप में एक कंसिस्टेंसी रहती है, आप में एक निरंतरता रहती है, आप में अपने विषय के प्रति लगातार एक जुड़ावा हो जाता है। और इससे फिर आपका एक विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वो बढ़ जाता है। और मैं समझता हूं कि ये अध्ययन का सिलसिला भी आपको नियोजन, समय का नियोजन करके करना होगा। नियोजन जो कर सकता है, प्लानिंग जो कर सकता है, जिसके पास साधन सामग्री है वही पास होगा, इसकी गारंटी नहीं। जो साधन सामग्री के साथ साथ जो प्लानिंग कर लेता है, नियोजन कर लेता है,
और पढ़ाई के लिए अपने लिए 24 घंटों में से कितना समय वो दे सकता है, इस पर बहुत निर्भर होता है। और फिर अगर आपका नियोजन है, आपके पास संदर्भ ग्रंथ है, सिलेबस है, और आप अध्ययन कर रहे हैं और टू द पॉइंट अध्ययन कर रहे हैं, प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि धीरे 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 ये चीज जो है आगे आप में विश्वास दिलाने वाली होती है। और फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तकनीक मैं आपको बताऊं कि एक तो डिस्कशन वाली बात है, एक तो इसको समूह चर्चा हम कहते हैं या ग्रुप डिस्कशन। यदि आप ग्रुप डिस्कशन करने के लिए अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, या समय अगर मिलता है तो अपने अध्यापकों के साथ चर्चा करते हैं, या अपने समूह में 4-5 छात्रों का ग्रुप अगर है, बड़ी बड़ी स्पर्धा परीक्षाएं वे छात्र जीतते हैं जो ग्रुप डिस्कशन जैसा तरीका भी अपना लेते हैं। तो बहुत अच्छी ये अध्ययन की प्रणाली में से एक है, एक अध्ययन की मेथोडोलॉजी में से एक है कि समूह चर्चा, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, कि आपके मन में एक प्रश्न आता है, अपने साथी से पूछते हैं, उसके मन में प्रश्न आता है, फिर आपसे पूछता है, और फिर सवाल जवाब के जरिए या जिज्ञासा के जरिए इस तरह से हम समूह चर्चा के बहाने लगातार किसी एक इकाई, किसी एक यूनिट अथवा किसी एक विषय, किसी एक उपविषय को लेकर के हम अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए कुछ चीजें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि साहित्य का इतिहास ये बेस है, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने वाले छात्र अगर आदिकाल से अगर प्रारंभ करें, तो क्यों ना एक एक इतिहासकार के इतिहास पर चर्चा करें, क्यों ना एक एक विद्वान द्वारा जो आदिकाल के संबंध में विचार चिंतन हुआ है उस पर चर्चा करें। मैं समझता हूं कि इस तरह का समूह चर्चा करने का जो प्रयास होता है, इससे बहुत सारी जानकारी अपने आप मिल जाती है। जो चीज पढ़ने से याद नहीं रहती, वह चीज ग्रुप डिस्कशन से बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि अगर हमारे छात्रों को ये मालूम कराना है या ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक काल जो है उसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं, तो कौन कौन से विद्वान देते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस काल को बीज वपन काल नाम देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को प्रारंभिक काल या आदिकाल नाम देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया है, और रामकुमार वर्मा जी ने इसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बता दिया, और चारण काल और सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग, ये इस तरह से इन्होंने नाम दिए हैं। और मित्रों, इसका अगर समीक्षात्मक रूप से अध्ययन करें तो क्या इस काल को आदिकाल नाम देना या प्रारंभिक काल नाम देना या बीजवपन काल नाम देना या वीरगाथा काल नाम देना ये सर्वांगीण है, या ये नामकरण जो है पूर्णत्व का प्रतिनिधित्व कर पाता है? तो मित्रों, अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं, ग्रुप डिस्कशन के जरिए हो या अलग अलग संदर्भ ग्रंथ के जरिए हो, तो हमें इस बात का पता चलता है कि कहीं ना कहीं संपूर्णता आ नहीं पा रही है। कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको आदिकाल नाम देना चाहते हैं, लेकिन खुद आगे उन्होंने खुद ही इनकार किया कि भाई इसके भी पहले हिंदी में लिखना प्रारंभ हुआ था, तो इसी काल को आदिकाल कैसे माने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल नाम दिया। बीज वपन का मतलब है बीज बोना। हिंदी साहित्य में लिखने का ये प्रारंभिक काल बीज बोने का काल था, इसलिए उनको बीज वपन काल नाम देना उचित लगता है। लेकिन रामकुमार वर्मा जी ने जिस तरह ये चारण काल और सिद्ध सामंत युग जो कहा, तो ये और भी पीछे चले जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 10वीं शताब्दी से या संवत में वो बताते हैं कि 1050 से 1375 वाला काल आदिकाल है। अगर इस काल
के नामकरण के बारे में बीज वपन काल नाम जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं, तो अगर 7वीं और 8वीं सदी में भी हिंदी में लिखा जा रहा था, भले ही वो नाथ साहित्य हो, भले ही वो सिद्ध साहित्य हो, भले ही वो चारण साहित्य हो, भले ही वो धार्मिक साहित्य हो, लेकिन था तो हिंदी में ही। जैन मुनियों का साहित्य, नाथ सिद्धों का साहित्य, बौद्धों का साहित्य, ये साहित्य जो है 7वीं 8वीं 9वीं सदी में भी हमारे यहाँ मिलता है। वो तत्कालीन हिंदी में क्यों ना हो, लेकिन ये मिलता जरूर है। तो इसलिए ये बीज वपन यानी 10वीं सदी में भी, 10वीं सदी में ही इसमें बीज बोया गया, ये कहना कहाँ तक तर्कसंगत है। ये चीजें हमारे सामने एक 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 इतिहास ग्रंथ पढ़ने से सामने आती हैं। और फिर हम आते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिन्होंने सबसे सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया था, और उन्होंने 12 ग्रंथ जो है अपने इतिहास के प्रारंभिक समय में हमारे विद्वानों की दुनिया में सामने रखे, और उन्होंने कहा कि इन सब में वीरों की गाथा है, वीरों की बहादुरी का वर्णन है, ये वीर गाथाएं हैं, इनमें वीरों की कथाएं हैं, वीरों की बहादुरी का चित्रण है। इसलिए शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसे वीर गाथा काल नाम देना उचित समझा। मित्रों, लेकिन अगर हमारे छात्र शुक्ल जी का इतिहास देखें और शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों का प्रमाण हमारे सामने रखा, उनको अगर हम देखते हैं तो ये नाम यानी वीर गाथा काल, यानी वीरों की गाथाएं 12 ग्रंथों में मिलती है। 12 ग्रंथ में अगर आप बहुत समीक्षात्मक पद्धति से अगर और वस्तुनिष्ठ पद्धति से अगर इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो 12 ग्रंथ है उनमें से 4 रासो ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। अच्छा, जो रासो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें बिसलदेव रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है, कुमान रासो है, और ये 4 रासो ग्रंथ है। इन चारों में युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन हमें दिखाई नहीं देता है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और विद्यापति के भी 3 ग्रंथ इसमें जो है रखे थे, वे 3 ग्रंथ जो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। पदावली में प्रारंभ से लेकर के अंत तक श्रृंगार का वर्णन मिलता है, इसमें किसी वीर की बहादुरी का वर्णन नहीं है। और विद्यापति के जो आश्रित कवि थे, विद्यापति के जो आश्रयदाता थे राजा कीर्ति सिंह, तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका में उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है, और उनको जिस तरह का साहित्य प्रिय था, श्रृंगारपूर्ण साहित्य प्रिय था, तो रानी लक्ष्मा देवी और राजा जो कीर्ति सिंह हैं, दोनों को नायक और नायिका के रूप में प्रस्तुत करके इसमें एक रंजकता जो प्रस्तुत की है, ये चीज देखने को मिलती है। और फिर एक ग्रंथ है बिसलदेव, है ना, तो 4 ग्रंथ अप्राप्य हो गए, 3 ग्रंथ विद्यापति के 7 ग्रंथ हो गए, बिसलदेव रासो 8वां में लेता हूं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिसलदेव रासो में रानी नागमती और राजा बिसलदेव की नई नई शादी हो गई थी, और शादी के तुरंत बाद जो है हुआ ये कि रानी ने कहा कि आपके राज्य में जितना धन है मेरे पिता के नौकरों के घरों में उतना है। तो राजा को बुरा लगा कि कौन राजा बर्दाश्त करना चाहेगा। उन्होंने ये समझा कि तुम्हारे बाप के नौकर मुझसे अमीर है, ये जताना चाहती हो। तो राजा बिसलदेव ने राज्य का त्याग किया, और रानी को बाद में पछतावा हुआ। रानी जो नागमती है उसको लगा कि काश इतनी कटु बात मैं न कहती। अपने दाम्पत्य और सुखी जीवन को विषाक्त बनाने का कारण वो खुद रही, लेकिन राजा बिसलदेव निकल गया। और फिर रानी का विरह वर्णन उसमें है, और 12 मासों शैली में इसका विरह वर्णन है। और फिर आप देखते हैं कि 12 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल, ऐसे पूरे 12 साल का वर्णन है और 12 मासा शैली का वर्णन है। और ये सारा काव्य आदि से अंत तक वीर श्रृंगार का काव्य है। और अंत में राजा आता है, बिसलदेव राजा आता है, धन दौलत के साथ लद लद करके आता है। अच्छा, ग्रंथ में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, वर्णन नहीं है कि राजा ने लड़ाई की,
और युद्ध करके संपत्ति पाई, या नौकरी की, या व्यवसाय व्यापार किया, क्या किया? धन दौलत के साथ वो कैसे आए? मतलब यह है कि बिसलदेव रासो भी इसमें भी कहीं भी युद्ध अथवा युद्ध का वर्णन या राजा की बहादुरी का वर्णन, इस तरह के कहीं प्रसंग नहीं है। और अंत में एक ही ग्रंथ बचता है, वो है पृथ्वीराज चौहान को नायक बना करके जो ग्रंथ लिखा गया, वह ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के इस एकमात्र ग्रंथ में पृथ्वीराज के रचयिता खुद अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के साथ थे, और चंद बरदाई ये कवि था। चंद बरदाई ने अपने राजा के साथ युद्ध में भी जो है विहार किया था, और यही एकमात्र ग्रंथ जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बहादुरी का वर्णन करने वाला चंद बरदाई द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ, इसमें वीर की गाथा है। लेकिन हमने 12 ग्रंथों में से लगभग 11 ग्रंथों में युद्ध का और युद्ध के वर्णन का अभाव देखा। बहादुरी और राजा के ऐसे प्रसंग कि जहां उसने अपनी ताकत के बूते पर जो है परास्त किया हो, एक मात्र पृथ्वीराज चौहान पर लिखा गया पृथ्वीराज रासो यही एक था। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का दृष्टिकोण आपके अध्ययन का है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अगर, तो मैं समझता हूं कि आप ये कहने की भूल नहीं करेंगे कि इस काल को वीर गाथा काल नाम देना उचित है। ये काल इतना ही विवादास्पद है कि जितना कि इसका नामकरण और जितना कि इसकी सीमा का निर्धारण। लेकिन आप ये तब जान पाएंगे कि जब विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे गए संदर्भ ग्रंथों को हम देखेंगे। मैं समझता हूं कि आज समय मुझे संकेत दे रहा है, प्रदीप कुमार जी सामने हैं, आधे घंटे का समय पता नहीं कैसे निकल जाता है, लेकिन हम निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक चलेंगे। नए और युवा साथियों के लिए मेरा आह्वान है कि प्रदीप कुमार जी के नियोजन के अनुसार आज का समय संपन्न होता है। कल फिर हम अगली कड़ी को लेकर के उपस्थित रहेंगे। मैं समझता हूं कि इस उपक्रम के जो नेतृत्वधारी है, हमारे वेबिनार के नेतृत्वधारी और सेमिनार के नेतृत्वधारी, और इस चैनल के भी जो विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज चैनल के निदेशक प्रदीप कुमार जी को मैं निवेदन करता हूं कि अगला मंच आप कल के निवेदन के लिए ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी। नेट सेट एग्जाम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे, और हिंदी साहित्य के इतिहास की जो नामकरण की समस्या है, काल विभाजन की समस्या है, और भी संदर्भ ग्रंथों की विद्यार्थियों की समस्या है कि संदर्भ ग्रंथ कैसे खरीदें। संदर्भ ग्रंथ अगर आपके पास होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा मतलब गाइडेंस रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोज हम इसी तरह से 10:30 बजे मिलेंगे, और कल के लिए मैं प्रोफेसर अर्जुन चौहान से मिलता हूं नेट सेट एग्जाम के लिए। फिर आप तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर कल मिलते हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।